क्या हम लोग शेयर किसे कहते हैं? देखो मैं यही बात बोल रहा था कि बच्चे लोग चले तो जाते हैं कंपनी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, लेकिन उनको कंपनी नहीं पता, शेयर्स नहीं पता, शेयर कैपिटल नहीं पता होता है, बस प्रैक्टिकल बनाने आता है। तो ऐसा नॉलेज का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ शेयर्स का मतलब क्या। और उससे पहले भी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बस एक बात पूछना कि कोई इंसान कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदता है? क्या वजह होती है? यानी जो मैं अभी तो आपने सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी बिग बुल, ठीक है, हर्षद मेहता का, फिर वेब सीरीज भी आया था आपका 1992 स्कैम, ठीक है। तो भैया उसमें देखा था आपने कि शेयर्स को खरीदा जाता है, शेयर्स को बेचा जाता है, ये सारा फॉर्म देखा होगा आपने, एक्शन सब हुआ था इसमें। तो बात है ना कि पर्सन जो लोग होते हैं वो शेयर्स क्यों खरीदते हैं, क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर के पीछे, क्या वजह है कि वो शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, क्या वजह है? तो देखो इसके पीछे एक वजह होती है। वजह ये होती है, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। शेयर क्या होता है ये भी मत सोचो, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो सुनो। मान लो एक सिंपल बात है कि कंपनी का शेयर है, ठीक है, कोई भी कंपनी का एक शेयर है, बात समझना। जैसे मैं बात करूं तो जियो, अभी रिसेंट में क्या हुआ था ना कि कोरोना का जब चल रहा था, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि हमारा जो जियो कंपनी का शेयर था वो काफी नीचे गिर गया था। क्या बोला जाए? काफी नीचे गिर गया, यानी बोला जाए, समझो मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी शेयर्स क्यों खरीदता है। आदमी शेयर्स को दो वजह से खरीदता है। किस वजह से? दो वजह। एक भैया स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाने के लिए, एक स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदता है, दूसरा वो परमानेंट के लिए प्रॉफिट खरीदता है, यानी परमानेंट प्रॉफिट कमाते रहे तो उसके लिए वो क्या करता है? शेयर्स को खरीदता है, ठीक है। अब आपको समझो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कैसे। तो समझो मैं बताने जा रहा हूं कि मान लो हमारा जियो कंपनी जो था, पिछला साल जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, उस समय उस कंपनी का एक शेयर की कीमत 913 रुपए, कितनी थी? 913 रुपए, ठीक है। और जिन लोगों का दिमाग था, जिन लोगों का दिमाग था, उन्होंने क्या किया? उस कंपनी के शेयर खरीद डाले, 913 में एक शेयर का दाम खरीद लिया, यानी एक शेयर खरीद लिया। अब हुआ क्या वो सोचो, क्योंकि उन्होंने लगाया क्या इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सोचा कि देखो कंपनी अभी भैया नीचे है, ठीक है, इसका शेयर का भाव नीचे है, लेकिन भैया कोरोना का तो सारे तो नहीं चलेगा, आएगा इसमें क्या एक टाइम ऐसा आएगा जिस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाएगा। और जस्ट बोला जाए कंपनी जब खुली, यानी जब लॉकडाउन हटा और कंपनी ने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसी वक्त 3 महीना, ये बोला जाए 3 से 4 महीने का अप्रोक्सीमेट क्या हुआ, इस एक शेयर का भाव का कीमत हो गई पूरी की पूरी बोला जाए 2000, कितनी हो गई? 2000। अब सोचो कि जिन जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, कितने में? 913 में, 913 में। आज इस शेयर का कीमत कितना हो गया? 2000। तो सोचा अगर वो इस कंपनी के शेयर को बेचते हैं किसी पर्सन को, तो अप्रोक्सीमेट अगर बोला जाए तो 1100 प्रॉफिट एक शेयर के ऊपर हुआ कि नहीं? यानी एक शेयर के पीछे में उसने कितना कमा लिया? 1100 रुपए कमा लिया। समझ रहे हो ना बात को, कि मैं एक शेयर को 913 में खरीदा, और भैया कंपनी में ऐसा चेंजेस आया कि कंपनी का शेयर का भाव ही मार्केट में क्या हो गया? बढ़ गया। तो भैया आज उस शेयर की कीमत कितनी हो? 2000। तो भैया कंपनी, अब मैंने खरीदा, तो मैं क्या करूँ, अगर शेयर को बेचूंगा तो हर शेयर के पीछे मुझे कितना हो गया? 1100 का प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव। यानी मैं यहाँ पे शेयर अपने पास रखता नहीं हूँ, शेयर को खरीदता हूँ, जैसे भाव बढ़ता है बेच देता हूँ, फिर किसी कंपनी का शेयर का भाव गिरता है और मुझे लगता है कि उसका भाव बढ़ेगा, मैं शेयर को खरीद लेता हूँ फिर से, और फिर जब भाव बढ़ता है किसी और को बेचता और भैया प्रॉफिट कमाता। ये होता है शेयर मार्केट का खेला। आदमी लोग चाहे तो शेयर मार्केट में पैसा लगा के रातों रात अमीर भी बन सकते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो रातों रात कंगाल भी हो जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये कोई कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। अब ये को दूसरा परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनी के जो बंदे ने शेयर्स खरीदा, ठीक है, उसने क्या किया? बेचा नहीं, उसको रखा। कंपनी का जो भी शेयर्स को खरीदा उसने क्या किया? उस कंपनी के शेयर को बेचा नहीं, उसको रखा। तो जब कंपनियां देखती है कि मेरे कंपनी के जो शेयर है उसको उस बंदे ने होल्ड करके रखा है, बेचा नहीं, अपने पास रखा है, तो साल के अंत में क्या करती है कंपनियां? क्या करती है? उनको उस शेयर के ऊपर में कुछ रेम्युनरेशन देती है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनियां जब प्रॉफिट कमाती है,
कंपनियां जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर वो क्या करती है, शेयर होल्डर में बांट देती है। और जो शेयर होल्डर बांटती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, वो प्रॉफिट बोल के नहीं, वो डिविडेंड बोल के क्या करती है, बांट देती है। ठीक है, तो इस तरह भैया बैठे बैठे कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको साल में मिल रहा है, या तो आप दूसरा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से भी पैसा कमा सकते हो। तो दो तरीका होता है शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके कमाने का। ठीक है, तो भैया इसी लोग क्या करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, यही सारा काम करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगर भैया ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो भाई दिक्कत ही है ना। तो वो देखो, लेकिन शेयर मार्केट वही बंदा पैसा लगाता है जिसको पूरा शेयर मार्केट का काफी नॉलेज है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि नॉलेज है तो भैया वो अमीर बन गया, अगर ऐसा होता तो आज मैं बहुत बड़ा अमीर होता, सिंपल सा होता है। ठीक है, देखो शेयर्स मार्केट है, उसका कब भाव बढ़ेगा कब गिरेगा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी लक भी डिपेंड करता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के या थोड़ा बहुत देख के, या आपको लगे कि आने वाले टाइम में ये पॉलिसी लाने वाली है, ये कंपनी शायद शेयर के भाव बढ़ जाए, अभी जितने उससे शायद दुगने हो जाए, तिगुने हो जाए, तो वो सिचुएशन होता है। इसके लिए बहुत सारा फंडा होता है, आराम से कोई बैठ के अकेले वीडियो के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझ आ गया कि कोई इंसान शेयर्स क्यों खरीदता है, इसके लिए, ताकि वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कर पाए या तो परमानेंट प्रॉफिट कर पाए। अब सर हमको ये बता दीजिए कि शेयर होता क्या है, तो मैं वो समझो बात को, एकदम बहुत दिमाग का चीज है, बात को ध्यान सुनना। कि मान लो किसी कंपनी को, मान लो 100 करोड़ रुपए का जरूरत है, कितना करोड़ का जरूरत है, 100, चलो 100 छोड़ो, 1000 करोड़ का जरूरत है, कितना करोड़ का जरूरत है, 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब मैं अगर कंपनी हूं, मतलब मैं अगर इंसान हूं, और मेरे पास 1000 करोड़ मैं लगा सकता हूं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं करूं क्या, मुझे 1000 करोड़ का जरूरत है, तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी की जो इस कैपिटल है, इस कैपिटल को क्या कर, टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या क्या मैंने, टुकड़ों में कंपनी की पूरी कैपिटल को क्या कर, तोड़ दिया। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, मैंने कंपनी की पूरी टोटल कैपिटल को तोड़ दिया। और एक शेयर का दाम, एक शेयर का दाम मैंने कितना रखा, 100 रुपया। मैंने क्या बोला, एक शेयर का दाम मैंने 100 रुपया, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर का दाम मैंने 100 रुपया। तो बताओ मुझे कितना शेयर छोड़ना होगा मार्केट में, अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ का जो कैपिटल चाहिए, तो ये कितना, 10 करोड़ शेयर, 10 करोड़ शेयर। तो ये जो 10 करोड़ शेयर है, और हर एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया है, इसी को बोलते हैं शेयर्स, इसी को बोलते हैं शेयर। क्यों, आपने कूपन नाम सुना, कूपन, कूपन, आप कूपन देखे हो। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जब कभी खाना कहीं जाते हो या जंक्शन मॉल चले जाओ, जंक्शन मॉल में अगर आपको खाना है कुछ भी, तो उससे पहले क्या आपको कूपन कटाना पड़ेगा। क्या कटाना पड़ेगा, कूपन। आप गए, मान लो आपको 100 रुपए का कूपन दे दिया, ठीक है, आपको 100 का है, तो आपको क्या है, 100 के बहुत सारे कूपन दे दिए, और उस कूपन को लेके क्या आप कर सकते हो, आराम से कुछ भी खा पी सकते हो। तो वो जो कूपन मिला ना, कूपन समझना, आपको 1000 रुपए का पास आपके पॉकेट में 1000 रुपया है, और आपने 100 के भैया 10 कूपन ले, तो वो हर एक कूपन जो 100 रुपए का, वो आपका क्या है, शेयर है, वो आपका क्या है, शेयर है। तो बात को समझो, कंपनी को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, 1000 करोड़। कंपनी ने क्या किया, इस पूरे 1000 करोड़ को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या किया, टुकड़ों में तोड़ा। टुकड़ों में कैसे तोड़ा, उसने हर एक शेयर का दाम कितना रखा, 100 रुपए रखा। ठीक है, और 100 रुपए में कितना देगा, 10 करोड़ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे उसको। हर एक कूपन, हर एक, ये जो हुआ ना, ये जो 100 रुपया, यही आपका क्या है, शेयर्स, यही आपका क्या है, शेयर, कि एक शेयर का दाम 100 रुपया है। तो बात को एकदम ध्यान सुनिए, ये जो 100 रुपया है, और ये इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल, यानी जितना भी टुकड़ा टूटेगा, ठीक है, जितना भी, सब 100 हर एक शेयर, हर एक शेयर, यानी ये जो 10 करोड़ शेयर जो बनेंगे, इसमें हर एक शेयर का दाम 100 रुपया होगा। यही आपका कहलाता है शेयर्स। तो देखो शेयर का मतलब क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into unit of a small denomination। जो टोटल कैपिटल होती है,
जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, यानी छोटे छोटे कूपन में तोड़ देती है। और हर एक कूपन का दाम क्या होता है, 100 पे जो रखा है वो क्या कहलाता है, सच यूनिट, हर एक यूनिट जो टूटा, वो क्या कहलाता है, आपका शेयर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि मान लीजिए टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख, कितनी है, किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख यूनिट। उसने क्या किया, इस 10 लाख की कैपिटल को भैया डिवाइड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया, यूनिट्स में, और हर एक यूनिट का नाम कितना रखा इसने, 10 रुपए। आप देखो ना, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, एक शेयर का नाम 10 रुपए फिक्स किया, तो भैया उसकी वजह से आपको कितना भैया शेयर टूटा, कूपन कितने बने, 1000 कूपन रेडी हुए, 1000 कूपन रेडी हुए ना। तो ये जो हुआ, तो ईच यूनिट ऑफ 10 विल बी कॉल्ड शेयर। हर एक यूनिट जिसकी कीमत 10 रुपया है, वो हर एक यूनिट क्या कहलाया, आपका शेयर कहलाया। पास भाई, तो कितना सिंपल सा था, यही तो आपका शेयर है, एक शेयर का जो भाव है वो आपका शेयर है, हर एक यूनिट का इक्वल भाव होगा, तो ये आपका क्या है, शेयर्स। अब सवाल है शेयर्स होते कितने तरह के, तो बहुत शेयर्स होते हैं 2 तरह के, एक होता है आपका इक्विटी शेयर, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। तो मैं पहले बताना चाहता हूं आपको प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वो शेयर्स, ठीक है, वो शेयर्स जिस पर कंपनी फिक्स रेट से, कौन से रेट से, फिक्स रेट से क्या करती है, आपको डिविडेंड देती है। क्या देती है, आपको डिविडेंड देती है, वो शेयर का कहलाता है प्रेफरेंस शेयर। देखो वर्ड में लिखा है प्रेफरेंस, यानी सबसे पहले इनको देखा जाएगा, यानी कंपनियां जितने भी कमाएगी, कंपनियां जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, सबसे पहले उस प्रॉफिट का हिस्सा इनको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बात समझ आ गई। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वो शेयर्स जिनकी, ध्यान सुनिएगा, वो शेयर जिस पर कंपनियां फिक्स रेट से क्या करती है, डिविडेंड देती है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रेफरेंस शेयर्स कहलाता है। समझ में आया? अच्छा, एक बात बताता हूं, अब बोला गया इक्विटी शेयर, ठीक है, तो भैया सिंपल अगर लैंग्वेज बोला जाए ना, तो बोला जाता है क्या, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो भैया इक्विटी शेयर है। ठीक है, अब इक्विटी शेयर क्या होता है वो समझो। इक्विटी शेयर जो होता है वो बहुत ही हाई रिस्क वाले होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही हाई रिस्क वाले होते हैं। ठीक है, हाई रिस्क कैसे होता है समझो। मान लो अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी ने बाय चांस अगर प्रॉफिट नहीं कमाया, तो भैया इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, या यूं बोलो कि अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो भी भैया इनको बहुत ज्यादा मिलेगा। यानी बोला जाए इक्विटी शेयर में वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड है। अगर कंपनी ज्यादा कमाएगी तो आपको ज्यादा मिलेगा, कंपनी अगर कम कमाएगी तो भैया कम मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो भैया आप भी लॉस में रहोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा शेयर कहलाता है आपका इक्विटी शेयर। ठीक है, तो आपके सामने 2 शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर में चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, आपको भैया फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। और इक्विटी शेयर में क्या होता है कि ये हाई रिस्की होता है। क्यों ये हाई रिस्की होता है, तो इसमें हाईली रिटर्न भी होता है। क्या होता है, हाईली रिटर्न भी होता है। कैसे, अगर मान लो कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया और उस प्रॉफिट का हिस्सा देने के बाद प्रेफरेंस शेयर में बहुत सारा प्रॉफिट फिर भी बच गया, तो वो प्रॉफिट किनको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, यानी इक्विटी शेयर। तो आप मुझे बताओ आप कौन सा रिस्क खरीदोगे, मतलब आप कौन सा इक्विटी शेयर करोगे, इक्विटी शेयर करोगे कि प्रेफरेंस शेयर करोगे, बोलो। प्रेफरेंस शेयर करोगे, क्यों? अच्छा, मतलब जो भी होगा थोड़ा बहुत मिलेगा, हम संतुष्ट हैं, हाँ, लेकिन रातों रात अमीर नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं यार, अगर सोच लगा किस्मत अच्छी रही ना तो रातों रात आप करोड़पति अरबपति बन जाए। अब बोल रहे हो कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, अरे सही है, लेकिन देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अधिकतर पैसा क्या लगाते हैं, इक्विटी शेयर में लगाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता भी है प्लस उसको नॉलेज भी होती है। और भैया हमारा लॉ भी बोल के रखा है क्या कि कंपनी चाहे मार्केट में प्रेफरेंस शेयर छोड़े या ना छोड़े,
प्रेफरेंस शेयर छोड़े या ना छोड़े, लेकिन इक्विटी शेयर तो कंपनी को छोड़ना ही पड़ेगा, ये भैया लॉ बना के रखा है। ठीक, हमारा कोई कंपनी है जिसका सिर्फ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो क्या उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे शेयर होल्डर? लगाएंगे उस कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर। तो भैया ये होते हैं हमारे इक्विटी शेयर। बात समझ आ गई? तो प्रेफरेंस शेयर याद रखना फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन इक्विटी शेयर क्या होता है? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर के बाद अगर डिविडेंड बचता है तो इन्हें दिया जाता है। ये हाई रिस्क भी होता है, इसमें बहुत हाई रिस्क भी होता है और इससे बहुत ज्यादा हाई रिटर्न भी होता है। ये आपका होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बात समझ आई? तो समझ में आया? ये जो 100 रुपए का जो फेस वैल्यू है, ये चाहे इक्विटी शेयर हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर, दोनों से कुछ भी हो सकता है, या शायद दोनों हो सकता है। 100 रुपए इक्विटी, 100 रुपए प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे ये 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10,000 करोड़ शेयर छोड़ा ना, अब इसमें क्या हो सकता है कि 6,000 जो करोड़ है, ठीक है, ये बोला 6 करोड़, 6 करोड़ मेरा इक्विटी शेयर होगा, हो सकता है ना। और ये 4 करोड़ जो है वो मेरा क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, हो सकता है। चलिए, चाहे प्रेफरेंस हो ना हो, लेकिन इक्विटी तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो भैया आपको दो शेयर्स होते हैं, क्लियर हुआ? तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्लियर है। अगला आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये बात को समझना होगा कि भैया प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं, ये आपको समझना होगा। तो देखो पहला बोला गया क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्यूमुलेटिव बोला जाता है, मैं क्यूमुलेटिव बोल रहा हूं। क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, समझना बात को ध्यान सुनो। प्रेफरेंस शेयर में क्या बोला जाता है कि भैया चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, फिक्स रेट से भैया शेयर होल्डर को मिलेगा। अब सवाल है शेयर होल्डर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर? तो शेयर होल्डर का मतलब होता है वो पर्सन जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, यानी persons who purchases the shares of, बस शेयर्स बोलता हूँ, shares of a company, यानी जो भी बंदे जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं? उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको समझो। चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझो। प्रेफरेंस शेयर बोला गया था कि डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अब मान लो एक बात सोचो, मान लो अभी चल रहा है, मान लो 2000, अभी तो चल रहा है 2021, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो अभी चल रहा है 2018, ठीक है। अब 2018 में क्या हुआ? कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत बड़ा लॉस हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी ने क्या किया? कोई डिविडेंड नहीं दिया अपने होल्डर्स को। अच्छा, 2019 में भी क्या हुआ? कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, भैया कोई डिविडेंड नहीं मिला। 2020 में भी बहुत बड़ा लॉस हो गया, कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं भरा। लेकिन 2021 में कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो बोलो डिविडेंड देगी कि नहीं देगी? देगी। प्लस ये जो पिछले 3 सालों का जो डिविडेंड था वो भी क्या 2021 में डिवेंचर जो प्रेफरेंस होल्डर होंगे उनको पेड करेगी। ये कहलाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसमें जो एरियर डिविडेंड होता है, ये जो बाकी है डिविडेंड जब तक पेड नहीं किया, तो वो डिविडेंड के साथ जब करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है, तो करंट ईयर के साथ जब वो डिविडेंड पेड किया जाता है, वो कहलाता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ गई? तो भैया ये होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्लियर? अब आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या? तो देखो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जिस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी बोला जाए अगर 2018 में लॉस हुआ तो लॉस कोई डिविडेंड नहीं मिला, 2019 में अगर लॉस हुआ तभी कोई डिविडेंड नहीं, 2020 में लॉस हुआ कोई डिविडेंड नहीं, 2021 में जो प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ आपको 2021 का ही डिविडेंड दिया जाएगा। पिछले 3 सालों का जो लॉस हो तो आपको डिविडेंड भूल जाओ। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। फिर पूछता हूं कौन सा शेयर लोगे? अगर प्रेफरेंस शेयर लोगे तो कौन सा लोगे, क्यूमुलेटिव कि नॉन क्यूमुलेटिव? अरे वो क्यूमुलेटिव लोगे, अरे वाह, ठीक है। तो समझ में आया?
तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी समझ में आ गया, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है समझ में आएगा। अगला आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है उसमें कि मान लीजिए कि किसी कंपनी को, मानो कोई कंपनी है, उसको भैया बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, करीब करीब मान लो 10 काफी करोड़ का प्रॉफिट है, मैंने बोला 10,21,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसने क्या किया, पहले तो भैया प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, उसके बाद उसने इक्विटी शेयर को भी दे दिया। इक्विटी शेयर को देने के बाद में भैया उसके पास कितना बच गया, 21,000 का प्रॉफिट बच गया। समझ रहे हो बात को? प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया, फिर इक्विटी शेयर को जो देना था वो भी दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ भैया, 21,000 में सबको देने के बाद में 21,000 का उसके पास क्या बच गया, सरप्लस बच गया। क्या बच गया, सरप्लस गया। अब इस 21,000 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, इस पर अगर किसी बंदे ने प्रेफरेंस शेयर खरीद के रखा, वो कौन से, पार्टिसिपेटेड, यानी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर इसमें पार्टिसिपेट मिलता है तो ये कौन से शेयर्स कहलाएंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कौन से शेयर कहलाएंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। बस समझ गए, बस समझ गए। और अगर इस 21,000 पर इनका यानी कोई भी प्रेफरेंस होल्डर को कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उनको, तो वो कौन से शेयर कहलाएंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। बात समझ आई, बात क्लियर हुई? तो अब इसे दो बातें आपको मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी एग्जाम में बेस के हिसाब से बोला जाए तो बताओ ये दोनों का बेस क्या बना, क्यूमुलेटिव नॉन पे डिविडेंड के ऊपर बेस था ना, तो भैया ये बोलेंगे क्या, डिविडेंड बेस। ये कौन सा बेस बना, डिविडेंड बेस बना, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग ये किस पर बेस बना, सरप्लस, सरप्लस बेस पे बना ना, कि बना कि नहीं बना, ये सरप्लस पे बेस पे बना ना। तो सर क्या है आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्लियर, अगर नहीं मिला तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर है आपका, सिंपल सा बात है। अच्छा, दूसरा आते हैं रिडीमेबल। क्या मैंने बोला, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जब कंपनियां जिसे प्रेफरेंस शेयर देती है और भैया 2 साल 4 साल 6 या 10 साल बाद उनका पैसा को वापस कर दिया, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बात को समझ आया, यानी एक सर्टेन, यानी मैंने मान लो जियो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स थे, बस एक बात बोल रहा हूं, जियो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स थे। अच्छा, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। अब 5 साल होने के बाद मैं जाऊंगा कंपनी को पास और वो जो सर्टिफिकेट है उसको रखूंगा और बोलूंगा मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। अगर वो कंपनी मुझे पैसा वापस कर देती है, ठीक है, तो मैंने वही शेयर खरीदे, तो भाई वो क्या कराएंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या होता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ये वो शेयर्स होते हैं जो कभी वापस नहीं किए जाएंगे, यानी जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक भैया आपका कंपनी आपको पैसा वापस नहीं है, बस आप डिविडेंड खाओ ना, आम खाओ ना, गुठली क्या गिन रहे हो, यानी भैया पेड़ पूरा नहीं देंगे, आपको हर साल आम भेज देंगे, ठीक है। तो भैया वही बात है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल वाला क्या, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा जिस शेयर के ऊपर, वो शेयर आपका कहलाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि जब कंपनियां शेयर्स को पैसा वापस नहीं करती है, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, वो क्या कहलाता है आपका, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो बताओ इसका बेस क्या बना, अगर देखा जाए तो इसका बेस बना रिडम्पशन। क्या बोलते हैं इसको, रिडम्पशन बोलते हैं, रिडम्पशन, ठीक है। बात के लिए भाई ये हमारा बेस बना रिडम्पशन का। अगला आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या, सुनो पता है, मैंने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के रखे थे, क्या रखे थे, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के रखे थे, ठीक है। और भैया जो मुझको मिल रहा था, आप सोचो मान लो मैंने 100 रुपए, मतलब 100 शेयर्स खरीद के, मतलब 100 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कितना किया मैंने, उस कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 100 का मुझे 5% हर साल डिविडेंड मिलता था, ये कितना मिल रहा, अब हाँ कितना मिलता था मेरे को, 5 रुपए डिविडेंड मिलता था, बोलो यहाँ तक का दिक्कत। अच्छा, वही जिस बंदे ने इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा था उसको हर साल 20 रुपए मिलता है, कितना मिलता है, 20 रुपए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अब मेरे मन में क्या लालच आएगा कि भाई क्यों ना अपना प्रेफरेंस शेयर को क्या करें, इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर
इक्विटी से कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यानी आपको एक बात बताता हूँ, जब इशू किया जाता है ना शेयर, उसी समय पूछ लिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन कि क्या फ्यूचर में इसको आप इक्विटी से बदलना चाहेंगे कि नहीं बदलना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप प्रेफरेंस को इक्विटी से बदल सकते हैं। ठीक है, बस है ना। अब ये तो आपको लालच आया तो आपने कर लिया। अगर ऐसा हो जाता बाय चांस कि आपको तो खर्चा पास मिलता है और मानो अगर 2 रुपये मिला इसमें इक्विटी शेयर को या 0 मिला तब कन्वर्ट करोगे, तब बोलोगे नहीं भैया ठीक है थोड़ा थोड़ा मिले वही ठीक है, हमको ज्यादा चाहिए नहीं, है ना बोलोगे। तो वो क्या कर रहा है आपका नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी वो से प्रेफरेंस शेयर जिसको आप इक्विटी से में चेंज कर सकते हो वो कहलाता है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कि वो शेयर जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में, वो क्या कहलाता है नॉन कन्वर्टेबल शेयर। तो बताओ इसका भैया क्या बना, अगर बेस बोला जाए तो कन्वर्टिबिलिटी या कन्वर्शन। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, बेस बन गया, बड़ों कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा क्या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर ना पूरा बात, कोई दिक्कत हो रही है क्या, सब कुछ क्लियर है ना, कुछ समझ में ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा क्लियर है। तो ठीक है, ये था हमारा कंपनी के उदाहरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों अब हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल। तो देखो अभी हमने क्या क्या देखा, अब हमने कंपनी देख लिया, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कंपनी कितनी तरह की होती ये भी हमने देखा, शेयर समझा कि शेयर किसे कहते हैं, कूपन को शेयर बोलते हैं हमारा। ठीक है, उसका शेयर कितने तरह के होते हैं देखा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के। ये सारा टॉपिक होने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक उठता है वो है हमारा शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल होता क्या है, तो बहुत सिंपल सा वर्ड बोला, शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जब कंपनी मार्केट में शेयर्स को इश्यू करके जो पैसा जुगाड़ करती है, जो कैपिटल जुगाड़ करती है। फिर से बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कि कंपनी कैसे जुगाड़ करती है, कंपनी मार्केट में शेयर्स को इश्यू करके जो कैपिटल जुगाड़ करती है वो कहलाता है हमारा शेयर कैपिटल। तो देखो सिंपल से बोला, शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज, जिसको रेज किया जाता है यानी जुगाड़ किया जाता है बाय ए कंपनी के द्वारा, बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स करके। ठीक है, तो ये बात समझ आएगी शेयर कैपिटल। तो मोटा मोटी भाषा बोला जाए क्या कि कंपनी जो मार्केट में शेयर्स को इश्यू करके जो कैपिटल जुगाड़ करती है, हासिल करती है, वो कंपनी की क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। क्लियर? अच्छा, अब क्या होना काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि भैया शेयर कैपिटल होते कितने तरह के, शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। तो देखो पहला जो होता है वो है ऑथराइज, दूसरा नाम इसका रजिस्टर्ड है, तीसरा नाम है नॉमिनल। कि ऑथराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल, जो पहला शेयर कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब सवाल हुआ क्या होता है ऑथराइज कैपिटल। तो देखो सिंपल सा बात, किसी भी कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, किसी भी कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो कि एमओए, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये नाम सुना है कभी आपने? अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं भैया, कंपनी का फॉर्मेशन के लिए दो डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरत है। एक होता है एमओए, दूसरा होता है ईओए, यानी माओ आओ का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आओ का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिना इस डॉक्यूमेंट का आप कंपनी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये जो होता है कंपनी का इंपॉर्टेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। एओए हो ना हो चलेगा, लेकिन अगर एमओए नहीं हुआ तो आपका कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी। तो मैं एओ का बात नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल मुझे एमओए को मैं बता रहा है, तो समझो। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दी जाती है, वो क्या कहलाता है, ऑथराइज कैपिटल। जैसे मैं गया, मैं बोला भैया सुनो मेरी कंपनी खोल दे, वो सामने ना बंदा बोलता है सुन कितने की कंपनी खोलना चाहता है,
मैं बोला कि देख भाई कम से कम 1000 करोड़ की कंपनी खोलना चाहता हूँ। कितनी की कंपनी खोलना चाहता हूँ? मेरी कंपनी मैक्सिमम 1000 करोड़ की होगी। वो बंदा बोला सही है, कंफर्म है, लिख दूं? क्योंकि उसका अगर लिख दिया तो मैं दोबारा चेंज नहीं कर पाऊंगा। वो बोला हाँ लिख दे। तो ये उसने क्या किया, मुझसे लिया, पूछा, मैंने बोला भैया मुझे मेरी पूरी कंपनी की जो कैपिटल होगी 1000 करोड़ मैक्सिमम होगी, ये मैंने बोल दिया। और मैंने क्या उसको रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर हुई हमारी 1000 करोड़ की कंपनी, यानी 1000 का जो कैपिटल हमने रजिस्टर किया, यही कहलाता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। क्या कहलाता है? ऑथराइज कैपिटल। ये 1000 करोड़ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया ऑथराइज कैपिटल। समझ आया कि क्या होता है ऑथराइज कैपिटल? चलो अगला आते हैं इश्यूड कैपिटल। अब ये इश्यूड कैपिटल क्या होता है? तो बहुत सिंपल सवाल है, सुनो। मेरी कंपनी कितने की बनी? मेरी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी? 1000 करोड़। अभी मुझे पूरा 1000 करोड़ नहीं चाहिए, अभी मुझे 1000 करोड़ नहीं चाहिए, अभी मुझे कितना चाहिए? अभी मुझे मात्र 200 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए मुझे? अभी सिर्फ मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो 200 करोड़ का क्या किया मैंने, मार्केट में बोला पब्लिक को कि 200 करोड़ का मुझे जरूरत है, आप मुझे दो। और उसके बदले मैंने क्या किया, शेयर्स इश्यू कर दिए। मैंने शेयर्स इश्यू कर दिए। तो 200 करोड़ का जो मैंने मार्केट शेयर्स इश्यू किया, मैंने जो डिमांड की, ठीक है, पब्लिक से जो मैंने मांगा, ये 200 का जो मैंने मांगा, ये मेरी कौन सी कैपिटल कहलाती है? इश्यूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? इश्यूड कैपिटल। क्यों? क्योंकि मुझे 1000 का जरूरत नहीं, अभी जितना कैपिटल का जरूरत है मैं उतना कैपिटल का जुगाड़ कर रहा हूं शेयर्स को इश्यू करके। ये मेरा कहलाता है इश्यूड कैपिटल। बात समझ में? इश्यूड कैपिटल जैसे करते हैं। अब क्या आता है अगला पॉइंट, सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सब्सक्राइब करने का क्या, ये 200 करोड़ का मैंने शेयर्स मार्केट छोड़ा, ठीक है। अब भैया ऐसा हो सकता है या तो पब्लिक पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक सब्सक्राइब पूरा ना करे, कुछ सब्सक्राइब करे। मान लो पब्लिक ने क्या किया, समझना, मैंने छोड़ा 200 करोड़, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ सब्सक्राइब किया 175 करोड़। 175 करोड़ क्या किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब करके मुझे पैसे दे दिए, मुझे पैसे दे दिए, सब्सक्राइब करें। तो ये जो 175 करोड़ जो पब्लिक के द्वारा पैसा मिल गया मुझे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल। जो पब्लिक के द्वारा क्या कर लिया गया, सब्सक्राइब कर लिया गया, ये हमारा क्या बन गया, सब्सक्राइब कैपिटल। बात समझ आई? ऑथराइज कैपिटल समझ आया, इश्यू समझ आया, सब्सक्राइब समझ आया। अब देखो सब्सक्राइब नहीं पता ना, सब्सक्राइब दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब इसको समझने वाला बात है। मान लो ये 175 करोड़ रुपीस है, ये हमने पब्लिक से मांगा, पब्लिक ने पूरा का पूरा दे भी दिया। तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब भी हुआ और फुल्ली का फुल्ली उन्होंने क्या कर दिया, पेड भी कर दिया। अनसब्सक्राइब का मतलब क्या, मतलब बोला जाए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का मतलब क्या, कि पब्लिक ने सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया, शायद कुछ पैसा बाकी है। 175 को बोला कि दे देंगे, पर अभी नहीं दिया, कुछ हिस्सा बाकी है, शायद अभी 172 करोड़ रुपया दिया और 3 करोड़ भी बाकी है, या 170 दिया 5 करोड़ बाकी है। तो वही बोला गया सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन पूरा का पूरा पेमेंट अभी रिसीव है, या ऐसा भी सर मैंने कॉल्ड अप भी अभी पूरा नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए वजह से वो अभी तक मुझे पूरा नहीं दिया। तो समझ में अच्छे पूरा। अब आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल को समझने से पहले आप एक चीज समझो बढ़िया से, ध्यान से। मैंने बोला था क्या, मैंने आपको बोला था थोड़े पहले कि मान लो कंपनी की पूरी कैपिटल जो होती है उसको ना टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, बोला था ना, शेयर जिसको बोलते हैं शेयर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, चलो एक बात बोलता हूँ कि एक शेयर का दाम पूरा का पूरा 10 रुपए है। कितना है, एक शेयर का दाम पूरा का पूरा 10 रुपए। कंपनी चाहे तो भैया एक बार में पूरा पैसा मांग सकती है, जिसको बोलते हैं लमसम अमाउंट। यानी कंपनी बोली कि भैया 10 रुपए का शेयर है, पूरा 10 का 10 एक बार में आप दे दो। यानी अगर कोई बंदे ने 10,000 शेयर्स खरीदे तो उसको पूरा 10,000, अगर मान लो कोई इसी बंदे ने 10,000 के शेयर्स खरीदे तो भैया 10,000 शेयर्स का कितना गुना 10, यानी कितना हो गया, पूरा 1 लाख रुपए इसको जमा कर दिए, एक बार में उसको देना पड़ेगा। या तो कंपनी क्या कर सकती है, पहला काम कि ये जो 10 रुपया है
कंपनी क्या करेगी, पूरा शेयर एक बार में मांग लेगी कि 10 रुपया पूरा का पूरा एक ही बार में पैसा पेड कर दो, तो इसको बोलते हैं लंप सम। या तो कंपनी क्या कर सकती है, ये 10 रुपए एक बार में नहीं मांगेगी, इसको क्या कर देगी, इंस्टॉलमेंट में तोड़ देगी। इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नाम सुना ना, ईएमआई, ईएमआई का नाम तो सुना होगा, जिसमें क्या हम कोई सामान खरीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं। तो वही बात यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया कि 10 रुपए जो है शेयर होल्डर से एक बार में नहीं मांगा, इंस्टॉलमेंट कर दिया। कैसे इंस्टॉलमेंट कर दिया, ये 10 में बोला पहले आप 2 रुपए दे दो, बाद में आपको 3 रुपए दे देना, और बाद में फिर जो बचेगा 5 रुपए दे देना। ये क्या किया उसने, इंस्टॉलमेंट वाइज तोड़ दिया। ठीक है, अब समझना क्या है वो समझो। लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने कंपनी में जो शेयर्स इशू किए 175 करोड़ मांगा, उसका जो फेस वैल्यू था 10 करके रेट से, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये मांग लिया, मैंने ये भी मांग लिया, मैंने ये वाला अभी तक मांगा नहीं। ठीक है, 10 रुपए का शेयर जो था 2 रुपए का इंस्टॉलमेंट मांग लिया, 3 रुपए मांग लिया, 5 रुपए नहीं मांगा। ये जो अभी तक हमने मांग लिया ना, जो हमने अभी मांगा टोटल, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल का। यानी जो सब्सक्राइब किया गया कैपिटल उसको जितना भी हमने कॉल्ड अप किया कि भैया इतना पैसा दे दो, तो वो क्या कहलाता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। बस इतना ही। अगला आते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है वो समझो कि भैया मान लो मैंने 2 और 3 रुपए दोनों मांगा, पब्लिक ने क्या किया, अभी तक मुझे सिर्फ 2 रुपया दिया, यानी 2 रुपया दिया, 3 रुपया अभी तक उसने मुझे नहीं दिया, ऐसा भी कर सकता ना। ठीक है, तो पब्लिक के द्वारा अभी तक जितना पैसा मुझे मिल गया, इन कंपनीज को जितना पैसा मिल जाता है वो क्या कहलाता है पेड अप कैपिटल। मैंने मांगा 5, ठीक है, पब्लिक ने या तो अगर 5 का 5 दे दिया तो भैया पेड अप कैपिटल, और अगर मान लो 2 रुपये दिया तो भैया वो बन गया मेरा पेड अप कैपिटल। यानी जितना मांगा, जितना भी शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पैसा पेड कर दिया जाता है मांगने पर, वो कहलाता है आपका पेड अप कैपिटल। बोलो यहाँ पे कोई क्लियर हुआ बात, कोई भी दिक्कत नहीं आता है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। रिजर्व कैपिटल अभी नहीं बताता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होती है। क्लियर? अच्छा, तो देखो ये हमारा डेफिनेशन है, ये हमारा डेफिनेशन है, लाइट आ रहा है, ठीक है, तो इसको लाइट को बंद कर दीजिए। हाँ, तो देखो ये ऑथराइज कैपिटल है। तो ऑथराइज कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज स्टेटस इन ए एमओए and is the maximum capital for which a company is authorized to issue share in lifetime। यानी ये एक ऐसी कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखी जाती है। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि उसके पास अधिकार है उसके लाइफ टाइम इशू करने, यानी पूरे लाइफ टाइम में वो सिर्फ 1000 करोड़ का ही कैपिटल इशू कर सकते, यानी 1000 करोड़ का ही शेयर्स इशू मार्केट में कर सकते, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते। ये होता है उसका ऑथराइज कैपिटल। अब आता है इशूड कैपिटल। डेफिनेशन बहुत इजी है, अगर मैं इसको हटा भी दूं ना तो डेफिनेशन बहुत इजी है। देखो कैसे लिख बोल रहा है, फिर से बोलता हूं, बोला है क्या है, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल व्हिच इज रिटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। खत्म ऑथराइज कैपिटल। अब हम लोग को दूसरा क्या पॉइंट पढ़ना है, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कैसे डेफिनेशन है सुनो, it is a part, यानी बोलोगे issued capital is a part of, issued capital is a part of authorized capital which is issued by the company to the public is called issued capital। सिंपल सा बात है, समझा है ना कि issued capital authorized capital का वो पार्ट है जो कि भैया पब्लिक को इश्यू किया जाता है कंपनी के द्वारा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, सवाल का जवाब देना मुझे, ठीक है, समझ लो कि अगर इशू मैंने अभी 200 करोड़ किया तो 800 करोड़ तो अभी तक मैंने इशू तो नहीं किया, जो 800 करोड़ मैंने अभी तक इशू नहीं किया है वो मेरा क्या कहलाता है, अनइश्यूड कैपिटल। क्या कहलाता है मेरा, अनइश्यूड कैपिटल। क्लियर है बात, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है, आपको जो जो मेन चीज है वो समझना। देखो हर एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक अगर डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। बोलोगे क्या बोल रहे भैया, एक हेड होता है टेल होता है, ठीक है यार, हेड हो गया टेल हो, डेबिट हो गया क्रेडिट हो, एक सिक्का के 2 चेहरे होते हैं ना, इंसान का भी 2 फेस होता है। ठीक है, उसे मैंने बोला अगर एक इशूड होगा तो जो भैया हमने नहीं इशू किया वो भैया अनइशूड होगा, सिंपल सा बात है, समझ आए। अच्छा, तो देखो इशूड कैपिटल की डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन।
क्या लिखा है, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो भाग होता है जो कि पब्लिक को इश्यू किया जाता है किसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगला आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल यहां मत देखो, यहां मत देखो, यहां देखो। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे बनेगा, बोलिए इट इज ए पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, कि पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। किसका, इश्यूड का। इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है वो क्या कहलाता है, इश्यूड कैपिटल। अब आते हैं डेफिनेशन, देखो क्या लिखा है, it is a part of issued capital, तो क्या है, it is a part of issued capital which has been subscribed for by the public। ये वो पार्ट होता है जो कि पब्लिक ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया जाता है। इश्यूड कैपिटल का ये वो पार्ट होता है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। कितना इजी डेफिनेशन है, कुछ तो सोचना ही नहीं है मेरे को। अच्छा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, ये तो डेफिनेशन नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो भैया सब्सक्राइब का वो पार्ट, सुनिएगा, जब पब्लिक ने सब्सक्राइब करा पूरा पूरा पैसा पेड किया तो वो कहलाता है सब्सक्राइब फुल्ली पेड। और जब भैया नहीं दिया जाता पूरा तो वो कहलाता है सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन फुल्ली पेड नहीं हुआ। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल का, कॉल्ड अप कैपिटल समझाएंगे कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल कैसे बोला, इट इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयरहोल्डर फॉर पेमेंट। ये जो होता है कॉल्ड अप कैपिटल, तो क्या हो रहा है, ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा कॉल्ड किया जाता है, भैया पैसा दो, मांग रहा है, भैया पैसा दो, जो मांगा गया है शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए, वो क्या कहलाता है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको वापस से एक पर काम करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर सब्सक्राइब कैपिटल है तो अनसब्सक्राइब भी तो होगा ना, अगर कॉल्ड अप कैपिटल है तो अनकॉल्ड अप भी तो होगा ना। तो आप समझो भैया, मैंने मार्केट में कितना छोड़ा था, इश्यू 200, तो भैया मेरे इश्यूड कैपिटल, जो 800 नहीं छोड़ा वो अनइश्यूड। अच्छा, 200 में पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 175 करोड़ सब्सक्राइब किया, तो भैया ये सब्सक्राइब, कितना नहीं सब्सक्राइब किया, 25, ये क्या हो गया, अनसब्सक्राइब, ये अनसब्सक्राइब। अच्छा, अब 175 करोड़ में हमने भैया कुछ पैसा मांगा, ठीक है, मान लो 172 या 170, या तो ये फेस वैल्यू समझ लो कि 10 में था, 10 में हमने 2 और 3 मांगा, ये हमने कॉल्ड अप किया, तो 5 हमने कॉल्ड अप तो नहीं ना किया, ये क्या हो गया, जो कॉल किया उसको कॉल्ड अप, जो नहीं कॉल किया उसको अनकॉल्ड अप। अब पब्लिक भी देखो क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, 2 रुपए दिया तो ये पेड अप, 3 रुपए जो मांगा वो नहीं दिया वो अनपेड अप। कितना सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो देखो पेड अप कैपिटल में क्या बोला, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which has been paid by the shareholder, यानी ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर के द्वारा पेड कर दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा पेड अप कैपिटल। चीज क्लियर हुई, पूरी की पूरी चीज क्लियर हुई, ये इतना पोर्शन समझ में आया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं रिजर्व कैपिटल। पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, फिर इसका कॉपी कीजिए, फिर आता हूं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है, तो बात को समझो। अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि 10 रुपया भैया मांगा गया, यानी एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया। ठीक है, एक शेयर को हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में तोड़ा था, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया मांग तोड़ा था। इसमें से हमने 3 रुपया जो मांगा इसको बोलते हैं भैया कॉल्ड अप, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। और ये जो 5 रुपए हमने नहीं मांगा इसको बोलते हैं अनकॉल्ड। ये जो 5 रुपए हमने नहीं मांगा है यही हमारा क्या कहलाता है, रिजर्व कैपिटल कहलाता है। यानी अभी मत दो पैसा, हम लेंगे बाद में लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, बाद में लेंगे, तो भैया ये कहलाता है रिजर्व कैपिटल। लेंगे जरूर, लेकिन भैया कब लेंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, सुनो, it is a part of subscribed share capital remaining uncalled by a company reserve। यानी बोल सकते हैं ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको अभी तक हमने मांगा नहीं है, अनकॉल्ड है,
सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक अनकॉल्ड अप है, मांगा नहीं गया, वो क्या कहलाता है हमारा रिजर्व कैपिटल कहलाता है। बात समझ में आई? तो रिजर्व कैपिटल समझ आ गया, ये जो 5 रुपए हमने नहीं मांगा यही हमारा बनेगा रिजर्व कैपिटल। क्लियर? फिर से बता देता हूं, इट इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल रिमेनिंग अनकॉल्ड बाय ए कंपनी रिजॉल्व। ठीक है, कंपनी भी नहीं मांगी है, बाद में मांगेगी जब जरूरत पड़ेगा, अभी उसको रिजर्व के रूप में रखी है, वो कहलाता है आपका रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो हमारा देखो सारे के सारे पॉइंट हो गए, ये 4 हो गया, 5 6, ये हमारा छठा में हो गया। ये एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल रिजर्व, यानी देखो रिजर्व दो तरह के होते हैं। एक कैपिटल रिजर्व एक इंपॉर्टेंट बात है, तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है वो सुन लो। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है क्या कि जो भी मेरा प्रॉफिट है, यानी जो प्रॉफिट कमाया है कैपिटल प्रॉफिट, उसको जब मैं साइड में रख देता हूं रिजर्व के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है मेरा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझना, कैपिटल प्रॉफिट वर्ड सुनिएगा, मैंने रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने बोला कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम लोग निकाल के साइड में रख देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है कैपिटल रिजर्व। इसको डेफिनेशन में अच्छे से समझते हैं। एनी रिजर्व व्हिच इज क्रेडिटेड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट से निकाल कर बनाया जाता है, एंड नॉट readily available for distributed among shareholder, और इसको रिजर्व को जो बनाया गया ये शेयर होल्डर बांटने के लिए नहीं बनाया गया कि शेयर होल्डर बांटा जाए, वो बांटने के लिए बनाया नहीं गया है, इसको कैपिटल। ठीक है, शेयर होल्डर बांटने के लिए नहीं बनाया गया है, किसी और काम के लिए बनाया गया, वो क्या कहलाता है आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आपके कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ठीक है, कंपनियां क्या करती है हमेशा कैपिटल प्रॉफिट से कुछ रिजर्व बना के रखती है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके काम के लिए, किसी भी काम के लिए हो सकता है वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हुआ वो सुनो, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जब कंपनियां मार्केट में शेयर इशू करती है या कोई डेट इशू करती है तो उसमें प्रीमियम लेती है, तो वो जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है आपका कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कोई शेयर्स को वापस से रीइश्यू किया उस पर जो प्रॉफिट होता है वो भी आपका क्या कैपिटल रिजर्व का ही एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? तो देखो आज हमने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म किया। ठीक है, हमने भी कंपनी के बारे में सारा कुछ देख लिया। अब आपको याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये जो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल है, सुन लो एक चीज, ये जो हमारा प्राइस है ये कौन सा शेयर है बताओ, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, ये कौन सा है? तो बाबू याद रखना है कि ऑथराइज्ड है, ये मेरा इक्विटी भी होता है, मेरा इक्विटी शेयर भी होता है, और ये मेरा प्रेफरेंस शेयर होता है। मैंने बोला ना कि कंपनी कुछ भी मार्केट में छोड़ सकती है, मैंने बोला ना कि कंपनी मार्केट में कुछ भी छोड़ सकती है, यानी वो जो 1000 की जो मैक्सिमम कैपिटल थी, 1000 की जो आपकी मैक्सिमम कैपिटल थी, उसमें कुछ हिस्सा शायद इक्विटी शेयर का भी हो सकता है और कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है, या पूरा का पूरा इक्विटी शेयर भी हो सकता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल आपका इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा चीज। तो कभी ये मत बोलना कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशू है इक्विटी की प्रेफरेंस, तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। क्लियर होगा? अच्छा, तो बात क्लियर हो चुकी है। तो ये सारा आज का टॉपिक मैंने यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, आई होप कि मेरी वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा भी है, और झूठ मत बोलना, मुझे पता है कि आपने देखा है वीडियो, सीखा है, समझा है। ठीक है, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक मारिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपका बेल आइकन की वजह से क्या होगा, आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और इस तरह की और ढेर सारी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो आज के लिए इतने मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, हमारा कंपनी का आगे का टॉपिक उठा के मिलेंगे। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है।